ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, फर्स्ट रीज़न कि क्यों आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 लाने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके कि क्या ज़रूरत पड़ी। तो देखो आपको रीज़न तो एक है, पर रीज़न तो मेन रीज़न तो वही है, पर आपको और भी रीज़न जानने होंगे। ठीक है, पहला रीजंस, ठीक है। तो आफ्टर द चार्टर एक्ट ऑफ 1853 द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज फेल टू कंट्रोल हिज पावर ओवर इंडिया आफ्टर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। यानी कि सबसे पहला मेन रीजन क्या है, ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। यही एक ही रीजन है सबसे बड़ा, ठीक। एंड ड्यू टू दिस रिवोल्ट ऑफ 1857 द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन रूल। यानी कि यहां से क्राउन रूल शुरू हो जाता है, ठीक है। एंड टू क्लेम डाउन द effects of 1857 revolt the act of 1858 was introduced। यानी कि 1857 की क्रांति के बाद जो रिवोल्ट हुआ था, रिबेल हुआ था, इसको कम करने, इसके इफेक्ट को, यानी कि इंडियंस के मन में ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज़्यादा द्वेष आ गया था, इसको दूर करने के लिए उन्होंने इंडिया वालों के लिए क्या लाया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में यानी कि ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में एक विभाग बना दिया गया, पोर्टफोलियो बना दिया गया। क्या नाम था उसका, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, ये इंट्रोड्यूस कर दिया गया। अब देखते हैं प्रोविजंस, इसमें क्या क्या प्रोविजंस बताए गए थे। तो इसका दो ही रीजन थे। मेन रीजन तो वही है, द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857, नहीं तो वो 20-20 साल वाला लगे ही रहता। रीजन तो वही ना, मेन रीजन तो वही है कि ग्रेट रिवोल्ट 1857 के बाद क्या हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ट्रांसफर कर दिया गया। और देखो रीजंस और भी बहुत सारे थे, जैसे कि भाई जो पॉलिटिकल एक्सप्लॉटेशन हो रहा था इंडिया का, ठीक है ना, और इकोनॉमिक एक्सप्लॉटेशन आप बता सकते हो। ऐसे बहुत सारे रीजंस आप बता सकते हो जिससे इंडियंस नाराज थे, पर इन सभी के कारण तो 1857 का रिवोल्ट ही हुआ ना। तो इसलिए मेन रीजन किसको माना जाता है, 1857 के रिवोल्ट को, ठीक। अब देखो प्रोविजन देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 की। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन। सबसे पहला प्रोविजन ये था कि एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर, एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर टू क्राउन, ये पहला ही प्रोविजन था, ठीक है। दूसरा, द टू ग्रुप्स BOC एंड BOD was ended and the total 15 members of the BOC and BOD was appointed to the assist the Secretary of India। अब देखो मैं आपको बताया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पोर्टफोलियो बन गया था ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। समझ लेना कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में एक नया विभाग बनाया गया। विभाग समझते हो ना, जो हमारे मंत्रालय जो अलग अलग होते हैं वैसे टाइप से। और उस विभाग का नाम रखा गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडिया के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए, इंडिया को चलाने के लिए ब्रिटेन में एक अलग से विभाग बनाया गया। और उस विभाग के हेड को क्या कहा गया था, द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया या द सेक्रेटरी जनरल कहा गया, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताया था क्या, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। उसमें मैं आपको बताया था कि पिट्स इंडिया एक्ट जो आया था वो क्यों आया था, करप्शन रोकने के लिए, जिसमें से दो संस्था बनी थी, ग्रुप्स बने थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, BOC और BOD कहते हैं, ठीक है। BOC और BOD, ठीक है, जिसमें टोटल कितने मेंबर्स थे, 15 मेंबर्स थे, ठीक है, BOC और BOD में। यहाँ पर क्या किया जाता है, BOC को और BOD को, ठीक है, BOC और BOD को क्या कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है, एबॉलिश कर दिया जाता है, ठीक है। द टू ग्रुप्स BOC एंड BOD वॉज एंडेड या एबॉलिश्ड एंड द टोटल मेंबर ऑफ BOC एंड BOD वॉज अपॉइंटेड टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है।
यानी कि द टू ग्रुप्स BOC प्लस BOD वॉज एबॉलिश्ड। ठीक है, और इसके जो 15 मेंबर्स थे, सर ये बीओसी और बीओडी एक बार बताएंगे क्या प्लीज? BOC और BOD 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट से आया था, पिछली क्लास में आपको बताया हूँ, और उसमें टोटल 15 मेंबर्स हुआ करते थे। ठीक है, दोनों में उसको बंद कर दिया गया, यहाँ पर बोला गया कि अब उसका कोई काम नहीं है। ठीक है, और कब बंद किया गया है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में बंद कर दिया गया, और इनकी टोटल 15 मेंबर्स को द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, ठीक है, ऑफ इंडिया को असिस्ट करने के लिए बना दिया गया। यानी कि द सेक्रेटरी ऑफ इंडिया को एडवाइस देने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए इन 15 मेंबर्स को वहां पर लगा दिया गया। आया समझ में? ठीक है, और इन्हीं को मिलाकर कहा जाता है द काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, BOC BOD के मेंबर और द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, इन लोग कहाँ बैठते थे? ब्रिटेन में बैठते थे। इन्हीं लोगों को मिलाकर कहा क्या क्या कहा जाता है? द काउंसिल ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है, ये दूसरा प्रोविजन था। तीसरा प्रोविजन, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल was now referred as the Viceroy of India। ठीक है, जो इंडिया के गवर्नर जनरल थे, अब उसका नाम बस चेंज कर दिया गया, और क्या नाम रख दिया गया? द वाइसरॉय ऑफ इंडिया रख दिया गया नाम। ठीक है, तो देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक पोर्टफोलियो था, एक विभाग था, एक मंत्रालय था, समझ लेना, ब्रिटेन में। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेड को क्या कहा जाता था? द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, या द सेक्रेटरी जनरल, ये कहा जाता था। और ये कहाँ बैठते थे? ब्रिटेन में बैठते थे। ठीक है, और इंडिया में रह कर डायरेक्ट इंडिया को कंट्रोल करने वाला कौन था? द वाइस रॉय ऑफ इंडिया। समझ लेना, आज का जो प्रेसिडेंट का पोस्ट है वो पहले वाइस रॉय का हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि इंडियंस गवर्नर जनरल के नाम से बहुत चिढ़ चुके थे, इसीलिए उनको थोड़ा राहत देने के लिए बस नाम को चेंज किया गया और इसको द वाइस रॉय कर दिया गया। ठीक है, अब एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट। 1857 की क्रांति के समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, और यही इंडिया का सबसे लास्ट गवर्नर जनरल। क्वेश्चन क्या बोले आप? बता रहा हूँ। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवोल्ट, या एट द टाइम ऑफ द रिवोल्ट, तब आपको जा डालना है क्या? लॉर्ड कैनिंग। ये था गवर्नर जनरल 1857 में, जब रिवोल्ट हुआ था, मंगल पांडे वाला या रिवोल्ट ऑफ 1857 हुआ था। ठीक है, अगर आपसे पूछे हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि इसी के बाद से गवर्नर जनरल वाले नाम को चेंज कर दिया गया, द वाइस रॉय रख दिया गया। ठीक है, और गवर्नर जनरल का नाम बदलने के बाद वाइस रॉय भी यही बनता है, इसीलिए इसको हम फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसको लॉर्ड कैनिंग को। आया समझ में? लॉर्ड कैनिंग द लास्ट गवर्नर जनरल था, और द फर्स्ट वाइस रॉय भी यही था, दोनों सेम है। और 1857 रिवोल्ट के समय भी गवर्नर जनरल यही था। ठीक, तो ये लास्ट गवर्नर जनरल हुआ। अच्छा, इंडिया का फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन था?
विलियम बेंटिंग। कि वॉरेन हेस्टिंग था? सर वो वॉरेन हेस्टिंग तो बंगाल का था। बंगाल का था। और इंडिया का कौन था? विलियम बेंटिक था। 1833 में बना था वो, ठीक है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और वॉरेन हेस्टिंग क्या था? द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो, ठीक है। आपको ये लाइन अच्छे से याद रखनी होंगी, गवर्नर जनरल होगी फर्स्ट लास्ट ऐसे करके। ये 3 प्रोविजंस हो गए, ठीक है। लॉर्ड कैनिंग द लास्ट गवर्नर जनरल, द फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया, दोनों था, ठीक है। तो ये कुछ प्रोविजंस लाए गए थे किसमें? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 में, ठीक है। एक चीज और इसमें किया गया जो बहुत बड़ा एक ड्रास्टिक चेंजेस आया, ठीक है। इसमें यह किया गया कि जितने भी इंडियंस थे, इंडियन आर्मीज थे, यानी कि आर्मी में पुलिस में जितने भी इंडियंस थे, उनसे हथियार, जितने भी वो वेपन्स बंदूक हथियार रखते थे, उनसे छीन लिया गया, ठीक है। उनसे क्या कर लिया गया? छीन लिया गया। सर ये 4th पॉइंट है कि आप इन जनरल ऐसे बता रहे हैं? ये 4th पॉइंट है, ठीक है। तो ये था कि देखो, जैसे मंगल पांडे का रिवोल्ट हुआ, तो मंगल पांडे क्या था? एक सिपाही था, सिपोए बोलते थे उसको, ठीक है। तो वो क्या था? एक सिपाही था, और उसने बंदूक लेके ही ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गोली मारी थी। इसीलिए ये डिसाइड किया गया कि इंडियंस से सारे इंडियंस को अनआर्म्ड कर दिया जाएगा। ऑल द इंडियन कॉन्स्टेबल्स या इंडियन पुलिस ऑफिसर्स आर अनआर्म्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। उनको अनआर्म्ड कर दिया गया, यानी कि उनसे सारे हथियार ले लिया गया, सिर्फ लाठी पकड़ा दी गई। ये 4th पॉइंट है। लिख लिए? नो सर, एक बार फिर से 4th पॉइंट रिपीट कीजिए ना। ठीक है। ऑल द इंडियन पुलिस ऑफिसर्स आर अनआर्म्ड बाय, अनआर्म्ड मतलब उनसे हथियार वापस ले लिया गया, उनको बिना हथियार का रखा गया। पुलिस वाले के पास ना बंदूक रहेगा, ना चाकू, ना छुरी, कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ क्या रहेगा? लाठी रहेगा, समझ लो। और जितने भी ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर्स थे, उन लोगों को बंदूक, चाकू, छुरी सब दिया जाएगा, पर इंडियंस वाले लोगों को नहीं दिया जाएगा। ऐसा प्रोविजंस लाया गया। किसमें लाया गया? 1858 के एक्ट में, ठीक है। अब देखो, इसके बाद आता है आपका काउंसिल ऑफ इंडिया। अब 20 साल वाली परंपरा, ट्रेडिशंस खत्म हो जाती है। और 1858 के बाद क्या होता है? 1859 में ना, 1858 का जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है ना, तो गवर्नमेंट, ये क्या नाम है, जो ब्रिटेन है, ये सोचती है कि हम इंडियंस के लिए कुछ लॉ लाए हैं, तो इंडियन थोड़ा खुश होंगे और शांत होंगे। बट ऐसा हुआ नहीं। 1857 के रिवोल्ट में हम लोग हार जरूर गए, बट कहीं ना कहीं इंडिया में जो नेशनलिज्म जो था, ठीक है ना, वो आ चुकी थी। यानी कि देश के लिए प्रेम, नेशनलिज्म वर्ड का मतलब क्या होता है? आपका देश के लिए जो प्रेम है उसको नेशनलिज्म ही कहा जाता है। तो 1857 रिवोल्ट के बाद से क्या हुआ? इंडियंस में नेशनलिज्म आ चुका था। वो सब लड़ाई झगड़ा को देखकर, क्योंकि हमने सबसे पहली जातियों के आधार पर भी नहीं, हर टाइप से हमने यूनिटी देखी कि हम सब साथ में लड़े थे। और इसी के कारण क्या होता है, 1858 या 1858 के इस लॉ आने के बाद भी 1859 से हम लोग बहुत सारे रिवोल्ट देखते हैं, जैसे इंडिगो रिवॉल्यूशन, नील विद्रोह होता है, ठीक है। 1859 से लगातार क्या होता है? फार्मर्स रिवोल्ट होते हैं, किसान आंदोलन होते हैं, ठीक है, सत्याग्रह भी तो नहीं आया था, ठीक है, किसान आंदोलन होते हैं, इंडिगो रिवॉल्यूशन हुआ, ये भी तो था किसान आंदोलन। ऐसे बहुत सारे आंदोलन हम लोग देखने को मिलते हैं।
इसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट को लगा कि भैया कुछ और करना पड़ेगा जल्द से जल्द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए तुरंत का तुरंत 2 साल में ही आ गई, 3 साल में ही आ गया क्या, द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट। अब द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या डिफरेंस है? जल्दी बताओ, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या डिफरेंस रहा? सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक डिपार्टमेंट की तरह है, मतलब एक डिपार्टमेंट ही है, और काउंसिल ऑफ इंडिया में भारत सचिव द्वारा जो कानून बनाया जाता है वो सारी चीजें होती हैं। और कोई और कोई बताएगा? अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था, मैं बीओसी और बीयूडी को एबॉलिश करके सेक्रेटरी जनरल को असिस्ट करने के लिए बना दिया गया। उन्हीं को कहा गया था काउंसिल ऑफ इंडिया। अभी थोड़ी देर पहले जस्ट मैं आपको बताया हूँ, ठीक है। वो क्या है आपका, द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट है। ठीक है। और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है, जो पूरा डिपार्टमेंट बनाता था। तो द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट आता है अब 1861 का, ठीक है। तो इंडिया में रिवोल्ट रोकने के लिए, इसका रीजन क्या होगा इस एक्ट का आने का, इंडिया में रिवोल्ट को रोकने के लिए, ब्रिटिशर्स अपना एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल करने के लिए, मजबूत करने के लिए लेके आए थे, बस काफी होता। उसको लिखो या ना लिखो कोई मतलब नहीं, हमको प्रोविजंस से मतलब है यहाँ पर, ठीक है। प्रोविजंस ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861। तो देखो, अब मैं अभी आपको बताया था कि भाई जो इंडिया में छोटे छोटे जगह पर, हर थोड़ा थोड़ा जगह पर रिवोल्ट होना शुरू हो गया। ब्रिटिशर्स को बहुत टेंशन हो गया कि भाई इन रिवोल्ट को रोका कैसे जाए, इंडियन क्राइम्स बढ़ने शुरू हो गए, ठीक है। पुलिस ऑफिसर्स को ही गोली मार दी जा रही थी या मार डाला जा रहा था। तो ब्रिटिशर्स यहाँ पर डर रहे थे, इसीलिए उन्होंने सोचा कि एक ऐसा कड़क लॉ की ज़रूरत है, कानून की ज़रूरत है जो इनको कंट्रोल कर सके। इसीलिए फिर आता है आपका क्या, इंडियन पिनल कोड 1861, ठीक है। भारतीय दंड संहिता आता है, ठीक है, जहां पर कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कौन सा एक्शन लिए जाए, कैसी सजा दी जाए, इसका कानून बनाने के लिए। तो आईपीसी एक्ट आता है 1861 में, सीआरपीसी आता है फिर, ठीक है, और फिर आता है सीपीसी 1873। ठीक है। हाँ, वो एक्ट को छोड़ो, यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक्ट बता रहा हूँ कि कौन से एक्ट से आए हैं, ये आपको एक्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ईयर आपको जो भी होगा आप उसको लिख लेना, ठीक है। क्या क्या है बनना है इसका, 1873 ना, और सीपीसी का सीपीसी का है 1998। 1998 नहीं 1908। ठीक है। तो इंडियन पिनल कोड 1861, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड, ये 3 कानून लाए गए, ठीक है। द इंडियन पिनल कोड आईपीसी, द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी एंड सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी केम विथ इमीडिएट इफेक्ट, तुरंत का तुरंत इनको लागू किया गया। दूसरा पॉइंट, द पोर्टफोलियो सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया, ठीक है। इंडिया में पोर्टफोलियो सिस्टम, पोर्टफोलियो क्या है अभी आपको बताया था, ठीक है।
अभी आपको बताया था कि पोर्टफोलियो सिस्टम क्या है, विभागीय प्रणाली कहते हैं हम लोग। जो डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, मिनिस्ट्रीज जो बटी रहती है, भाई ये चीज़ के लिए ये मिनिस्ट्री, वो चीज़ के लिए वो मिनिस्ट्री, इसको पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, और लॉर्ड कैनिंग को द फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम किसको? लॉर्ड कैनिंग को। ये इसको नोट करना, एग्जाम ऐसी डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, हु इज द फादर ऑफ पोर्टफोलियो सिस्टम इन इंडिया? ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम इंडिया में कब शुरू हुआ? 1861 के एक्ट से, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट से। ठीक है, और सर इसके क्या बाद लॉर्ड? है, क्या बोले सर लॉर्ड आगे क्या है? कैनिंग? कैनिंग अभी आपको बताया था ना, द फर्स्ट मतलब वाइसरॉय नेम। ऑफ इंडिया। इसके बाद लॉर्ड कैनिंग हट जाते हैं, इसके कुछ समय बाद हट जाएगा। ठीक, तीसरा, पावर ऑफ इशुइंग ऑर्डिनेंस, यानी कि एक और कानून लाया गया। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट कानून लाया गया जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डिनेंस। अध्यादेश लाने की फैसिलिटी कर दी गई। द पावर ऑफ इशुइंग ऑर्डिनेंस वॉज गिवन टू वाइसरॉय, यानी कि जो वाइसरॉय थे इंडिया के, उनको एक अलग से कानून दिया गया जिसको बोलते हैं ऑर्डिनेंस, अध्यादेश। आज अध्यादेश मतलब वो होता है कि पार्लियामेंट में जब दोनों हाउसेस, यानी कि लोकसभा जब सत्र में ना हो, यानी कि वो प्रेजेंट में काम नहीं कर रही हो पार्लियामेंट में बैठ के, तब कानून बनाने का काम डायरेक्ट कौन कर देगा? राष्ट्रपति कर देगा। इसको अध्यादेश या ऑर्डिनेंस कहते हैं। इमरजेंसी में लेजिस्लेचर नहीं अवेलेबल है तो उनकी जगह पर लॉ बना देना, क्योंकि लॉ बनाने का काम एग्जीक्यूटिव का नहीं है, लेजिस्लेचर का है। और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, लेजिस्लेचर के पार्ट नहीं होते। हालांकि हम लोग लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट को मिलाकर पार्लियामेंट कहते हैं, पर लेजिस्लेचर के पार्ट प्रेसिडेंट नहीं होते। ठीक है, प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस बनाने की जिम्मेदारी किसको दे दी गई? वाइसरॉय को। आज भी प्रेसिडेंट को मिला हुआ है। आज प्रेजेंट में इंडिया के प्रेसिडेंट को आर्टिकल नंबर, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 123 से मिला हुआ है। ठीक है, ऑर्डिनेंस, अध्यादेश जारी करना। और फिर यहां से एक चीज और आता है, क्या? बजट सिस्टम स्टार्टेड इन इंडिया। बजट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ठीक है, यहां से बजट शुरू होता है। ये 4 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है किसके? द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1861 के। ठीक है, ये कुछ प्रोविजंस थे। अब देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ा। अभी भी वही चल रहा है। ठीक है, इफेक्ट्स। तो भाई देखो, आज के प्रेजेंट में आईपीसी, सीआरपीसी और सीपीसी आज भी अवेलेबल हैं और आज भी ये क्या कर रहे हैं? अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, आज भी हमारे मंत्रालयों में आपको पोर्टफोलियो सिस्टम मिलेगा। जैसे विदेश मंत्रालय, फॉरेन मिनिस्ट्रीज होती है, टेक्सटाइल मिनिस्ट्रीज होती है, आईटी डिपार्टमेंट्स होते हैं। ये सब अलग अलग डिपार्टमेंट्स ही तो हैं, यानी कि मिनिस्ट्री तो है, इसी को कहते हैं पोर्टफोलियो सिस्टम। ठीक है, तीसरा इफेक्ट हमको ये देखने को मिला, आज हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं, ठीक है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज द पावर ऑफ इशूइंग ऑर्डिनेंस बाय द आर्टिकल 123। 123 आर्टिकल से प्रेसिडेंट को अध्यादेश यानी कि ऑर्डिनेंस इशू करने की पावर है। जबकि सेम टू सेम इसी लेवल पर स्टेट में गवर्नर को भी ये पावर मिली हुई है, आर्टिकल 213 से। याद रखना, 123 और
इसको जस्ट उल्टा करोगे तो 213 गवर्नर के लिए है और प्रेसिडेंट के लिए 123 है। ठीक है, ऑर्डिनेंस इशू करना। ठीक है, और आज भी हमारे यहाँ पर बजट चलता है। बजट कौन से आर्टिकल से पेश किया जाता है? बजट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल से पेश किया जाता है? आर्टिकल नंबर 112 से पेश किया जाता है, जिसको एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहा जाता है। याद रखना, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 112 में ये बताया गया है कि सरकार हर साल फरवरी के अंतिम वर्किंग डे में, यानी कि फरवरी के लास्ट वर्किंग डे के आसपास में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंट्रोड्यूस करेगी। बट आजकल गवर्नमेंट ने 2017 से ये रूल बना दिया गया है कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिकल नंबर 112 से हर साल 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस होगा। यानी कि बजट जो है वो 1 फरवरी को इंट्रोड्यूस होगा हर साल। कब से किया गया है? 2017 से। ठीक, अब देखो यहाँ से मैं आपको बताया था कि बजट शुरू हो चुका है। कब से हुआ था? 1861 से। तो इंडिया का सबसे पहला जो बजट था वो 18 फरवरी 1860 को ही पेश कर दिया गया था। किसके द्वारा? जेम्स विल्सन के द्वारा। ठीक है, दैट्स व्हाई जेम्स विल्सन इज नोन एज द फादर ऑफ बजटरी सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, वो इंट्रोड्यूस द फर्स्ट बजट इन इंडिया। ये आपका एक क्वेश्चन हो सकता है। तो भारत में सबसे पहला बजट जेम्स विल्सन ने लाया था 1860 में। और देखो हम एक्ट कौन सा पढ़ रहे हैं? 1861। तो 1861 एक्ट लाने से पहले ही बजट इंट्रोड्यूस किया जा चुका था। जबकि 1861 में जब ये लॉ आया, कानून आया, तो उसमें लिख दिया गया कि भाई हमने 1860 में ही बजट शुरू कर दिया था। और किसने पेश किया था? जेम्स विल्सन ने किया था। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है? नो सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बजट पेश तो कर दिया गया। बजट क्या होता है? ठीक है, पहला यही चीज है कि भाई बजट होता क्या है। तो बजट ये होता है कि आपसे जो हमने टैक्स लेकर जितना पैसा रखा है, उस टैक्स का पैसा कहाँ से कितना पैसा आया, ये इसका पूरा डिटेल देना। और हम उस पैसे से कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च कर रहे हैं, विद डेवलपमेंट लेवल क्या है, ये सब बताना बजट होता है। ठीक है, बट यहाँ पर प्रोविज़न ये था कि इंडिया में बजट तो पेश करना शुरू कर दिया गया, बट ब्रिटिशर्स यहाँ पर ये नहीं बताना चाहते थे कि वो पैसा आ कहाँ से रहा है और पैसा जा कहाँ रहा है। इसका मतलब है कि आप वहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे। ठीक है, इंडियंस को अलाउ नहीं था कि वो क्वेश्चन कर सकें कि वो पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ से जा रहा है। ठीक है, ये प्रॉब्लम था। बजट आया पर कैसा गया पता ही नहीं चला। ठीक, अब हम लोग देखेंगे द काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892। ठीक है, 1892 का भारत परिषद अधिनियम देखेंगे। काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट 1892 देखेंगे। ठीक, तो सबसे पहले रीजन देखते हैं। इसका रीजन भी बहुत बड़ा है। रीजन, इस एक्ट को आने की क्या जरूरत पड़ी अचानक से? ठीक है, तो देखो अचानक से कुछ नहीं हुआ है। सबसे पहला, अब 1859 में बहुत सारे रिवोल्ट शुरू हो गए थे, इसलिए 1861 आया।
उस जिसमें हमने बहुत सारे कुछ आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी लाया कि भाई इंडियंस को सजा दे के कंट्रोल किया जाएगा, बट वो कंट्रोल हुए नहीं। धीरे धीरे उनकी डिमांड बढ़ने लग गई, ठीक है। और इसके बाद इंडिया के एक द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये है दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने एक बुक निकाली थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये किसकी बुक थी? दादा भाई नौरोजी की। इन्होंने एक बुक इंट्रोड्यूस किया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसमें उन्होंने बताया कि इंडियंस की जो एनुअल सैलरी है, या इंडियंस की जो इंडियंस थे उनकी जो पर कैपिटा इनकम है, पीसीआई, वो 20 रुपए है हर साल, एक साल की एनुअली। यानी कि भारत का सबसे पहला प्रति व्यक्ति आय किसने पता किया था, पर कैपिटा इनकम किसने पता किया था? दादा भाई नौरोजी। उनके अनुसार इंडिया का एक आदमी साल में मात्र 20 रुपए कमाता है, साल में। पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया इज 20 रुपीज एनुअली। कौन सी बुक में बताया गया था? द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और इसी में उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको कहते हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। और इस बुक में दादा भाई नौरोजी ने इंडियंस को दिमाग दिया कि भाई ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ से ही रॉ मटेरियल्स निकालते हैं, उस रॉ मटेरियल्स को अपने देश ले जाते हैं और वहाँ से दूसरा सामान लाकर हमको ही महंगे में बेचते हैं। हमने यहाँ से स्टील, लोहा खोदा, इंग्लैंड में दिया, इंग्लैंड वाले उसी को बुकाटी बना के हमको करोड़ों अरबों रुपए में बेच रहे हैं। बुकाटी, BMW बना के, समझ लो, ठीक है। तो ज़्यादातर इंडियन मार्केट्स टेक्सटाइल के रूप में जानी जाती थी। तो यहाँ से ही क्या करते थे, रॉ मटेरियल्स लेते थे, उसके बाद सूती कपड़ा और क्या क्या कपड़ा बना बना के वहाँ से हमको ही महंगे में बेच देते थे, ठीक है। तो यहाँ का पैसा ले जाकर वो इंग्लैंड में लेके जा रहे थे। हमारे यहाँ से भाई कोहिनूर भी चले गया, ठीक है। तो यहाँ का वेल्थ ले जा रहे थे, इसी को बताया ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी। कौन सी बुक में बताया गया है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में। जिसने बताया? दादा भाई नौरोजी ने। इनको द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। यहाँ से इंडियंस का दिमाग बढ़ना शुरू हो गया और इंडियंस को लगने लगा कि इस बात तो सही है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। और इंडियंस की डिमांड बढ़ते गई और इंडिया में रिवोल्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जगह जगह पर और रिवोल्ट होने लगे। ब्रिटिशर्स परेशान थे कि भाई इंडिया जहाँ देखो वहाँ बम फोड़ दे रहे हैं, जो देखो वो आंदोलन कर दे रहे हैं, अब कैसे किया जाए, ठीक है। तो उन्होंने अपने एक रिटायर्ड ऑफिसर को बुलाया जिनका नाम था एलन ऑक्टेवियन यूम। शॉर्ट में AO यूम, ठीक है। ये रिटायर्ड ऑफिसर थे, ठीक है। इनको बुलाया और बोले कि भाई इनके लिए एक काम करो, एक ऑर्गेनाइजेशन बना दो इंडियंस के लिए, ताकि अगर वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना के रहेंगे और कहीं पर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करेंगे, कॉन्स्पिरेसी करेंगे, तो हमको पता चल जाएगा और हम उनको तुरंत पकड़ लेंगे। अभी कोई ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है तो जगह जगह पर जाकर बम फोड़ रहे हैं, जगह जगह ढकेल दे रहे हैं किसी को भी, ठीक है। तो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने क्या किया था, कुछ इंडियंस को साथ लेकर एक पार्टी बनाई जिसको आज हम क्या कहते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस कहते हैं। और ये पार्टी बनी 28 दिसंबर 1885 को, ठीक है। बट इनको ये नहीं पता था कि यही पार्टी क्या करेगी, इंडिया को आज़ादी दिलाएगी, ठीक है। 1885 में इंडिया का गवर्नर वाइसरॉय कौन था? डफर था,
डफर ही था, उसको पता नहीं था कि क्या करने जा रहा है। और डफर ने ही एओयू को बुलाया और बोला कि भाई पार्टी बनाओ इनके लिए, ठीक है। और इनके लिए एक पार्टी बनी जिसको क्या कहा गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसके सबसे पहले चेयरमैन कौन बने, व्योमकेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी बने। ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस था। अगर आपसे सर सर लॉर्ड ऑफ से एक बार बताइए ना, आपकी वॉइस ब्रेक हो गई। लॉर्ड डफरिन जो है, लॉर्ड डफरिन ये इंडिया का वाइस रॉय था। कब, 1885 में, ठीक है। ये एओयू को बुलाता है। एओयू कौन था, एक रिटायर्ड ऑफिसर था ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है। और उनको बोलता है कि इंडियंस वाले क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में रहेंगे तो वो जब भी हमारे खिलाफ कुछ कॉन्स्पिरेसी करेंगे, षड्यंत्र करेंगे, तो हम उसको पकड़ लेंगे, इसीलिए इनके लिए एक पार्टी या ऑर्गेनाइजेशन बना दो। तो एओयू फॉर्म करते हैं क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो अगर आपसे पूछे हु वाज द फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो याद रखना फाउंडर कौन है, एओयू है। फाउंडर कौन है, एओयू है। और फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन है कांग्रेस के, WC बनर्जी हैं। 1885 28 दिसंबर को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में बना था। मैं स्कूल का नाम लिख दे रहा हूँ, बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, इस दिन बना था क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पर बना था। एक स्कूल था बम्बई में जिसको गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय कहते हैं। यहाँ पर सबसे पहला सेशन हुआ था किसका, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जिसको लीड किसने किया था, WC बनर्जी ने, ठीक है। अब देखो ब्रिटिशर्स, ये जो पार्टी थी इसको ब्रिटिशर्स ही बना के दिए हमको, हमने नहीं बनाई, ब्रिटिशर्स ने बना के दी, ताकि हम कुछ भी करें तो ब्रिटिशर्स को कहीं ना कहीं से मालूम चल जाए, क्योंकि हम एक ही जगह पर रह के बात करेंगे, ठीक है। तो इस थ्योरी को कहा जाता है सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। यानी कि ब्रिटिशर्स ने कांग्रेस को किस तरीके से बनाया था, एक सेफ्टी वॉल्व की तरह, समझ लेना कुकर की सीटी की जगह। जैसे ही कुकर में खाना पकता है तो सीटी आ जाती है, पता चल जाता है कि भाई खाना बन गया। उसी टाइप से इनको ये लगा कि भाई अगर हम एक पार्टी बना लें और जैसे ही वहाँ पर माहौल गर्म होगा हमको पता चल लग जाएगा, सीटी बज जाएगी और हमको मालूम चल जाएगा, पर ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। इंडियंस की डिमांड को अब सामने कौन रखने लग गया, कांग्रेस रखने लग गई, और वो बार बार क्वेश्चन उठाने लग गए कि भाई हमको बजट में क्वेश्चन पूछने का अधिकार क्यों नहीं है। जब पैसा हमारा है, सब चीज़ हमारा है, तो हमको जानने का हक तो मिलना चाहिए कि वो पैसा जा कहाँ रहा है और पैसा आ कहाँ से रहा है, ठीक है। तो रीजंस में आप लिख सकते हो, द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज एस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1885 where Indians demanded their rights in the front of INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। यानी कि कांग्रेस बनने के बाद 1885 में कांग्रेस बनने के बाद इंडियंस को एक प्लेटफॉर्म मिल गया कि वो अपनी डिमांड एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के से पार्टी से रख सकते हैं, और हर एक इंडियंस की बात को एवरेज रूप में लेकर वो पार्टी अपनी बात रखेगी फिर, ठीक है। ये सबसे पहला रीजन हो जाता है। दूसरा रीजन, देयर डिमांड वाज ऑन द आर्ग्यूमेंट ऑफ बजट, आर्ग्यूमेंट ऑन द बजट सिस्टम। उनकी डिमांड क्या थी, आर्ग्यूमेंट ऑन बजट सिस्टम, यानी कि बजट पर बात करना,
कि भाई बजट पे बात करना चाहिए कि कितना पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, क्या हुआ, उस पैसे का कितना डेवलपमेंट हुआ। तो इंडियंस वही चाहते थे, तो उन्होंने कांग्रेस के सामने बात रखी कि भाई हम बजट पे बात करना चाहते हैं, बहस करना चाहते हैं कि वो पैसा कहाँ रहा है, जा कहाँ रहा है। और दूसरा चीज इनकी डिमांड एक और थी, एडॉप्टेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन ऑन द गवर्नर जनरल काउंसिल। क्या होता था, देखो लिख देता हूं, एडेप्टेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन ऑन वाइसरॉय काउंसिल इन द प्लेस ऑफ नॉमिनेशन। देखो मैं आपको बताया था कि नॉमिनेशन सिस्टम आ चुका था 1813 से, ठीक है। तो उस नॉमिनेशन सिस्टम को हटा के मेरिट बेसिस लाना था, वो तो बाद में आ गया था, 1853 के एक्ट से आ चुका था, ठीक है, सब जानते हैं। क्या था, देखो ये जो वाइसरॉय होता था ना, वाइसरॉय ये अकेला तो देश संभाल नहीं सकता, तो इसकी हेल्प के लिए कुछ लोग होते थे जो इसको एडवाइस करते थे। यानी कि उस समय कानून बनाने के लिए यही लेजिस्लेचर होता था और यही एग्जीक्यूटिव होता था, ठीक है। लेजिस्लेचर, कार्यपालिका और विधायिका दोनों सेम थी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों यही थे। वाइसरॉय ऊपर, और इसको हेल्प करने के लिए जो लोग बैठे थे ना, इन लोगों को कहा जाता है द एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वाइसरॉय, ठीक है। और इसमें जो लोग थे 1892 से पहले नॉमिनेट हो के आते थे, वाइसरॉय को जो मर्जी उसको यहाँ बैठाते थे। कुछ इंडियंस भी पहुंचे हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर कुछ इंडियंस भी पहुंचे हैं। तो इसको कहा जाता था वाइसरॉय की गवर्निंग काउंसिल या वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, जो कानून बनाती थी, ठीक है। तो इंडियंस ये चाहते थे कि वाइसरॉय के नीचे में, कि वाइसरॉय के साथ ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल या गवर्निंग काउंसिल बैठी है, इसमें जो लोग बैठ रहे हैं ना, उनका इलेक्शन हो। वो ये जानना चाहते थे कि किस बेसिस पे यहाँ पर बुलाया जा रहा है। अगर आप नॉमिनेशन करा रहे हो तो नॉमिनेशन भी किस बेसिस पे हो रहा है, और यहाँ पर इंडियंस क्यों नहीं आ पा रहे हैं, ये क्वेश्चन था इनका, ठीक है। तो आप लिख सकते हो एडेप्टेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन ऑन वाइसरॉयज काउंसिल इन द प्लेस ऑफ नॉमिनेशन। वो कहते थे कि भाई वाइसरॉय की गवर्निंग काउंसिल में नॉमिनेशन की जगह पर क्या लाया जाए, इलेक्शन सिस्टम लाया जाए। और यहां से इंट्रोड्यूस होता है सबसे पहले इलेक्शन सिस्टम, ठीक है। इंडिया में इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस होता है कौन से एक्ट से, 1892 से। तो ये दो डिमांड्स थे, या आप इसको रीजन में भी लिख सकते हो। इसको आप एक ही रीजन लिख लो, इन दोनों जन को एक ही रीजन लिख लो कि भाई इंडियंस, द डिमांड्स ऑफ इंडियंस आर आर्गुमेंट ऑन द बजट सिस्टम एंड एडेप्टेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन ऑन वाइसरॉय काउंसिल इन द प्लेस ऑफ नॉमिनेशन। ये आपका एक पॉइंट होगा। पहला पॉइंट मैं आपको उधर बता चुका हूँ कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 से जब बनी थी, तब से इंडियंस उससे डिमांड कर रहे थे अपने राइट्स। आया समझ में, यहाँ पर आया समझ में? यस सर। अब देखो, ये तो यस था सर। रीजन था, अभी तो रीजन खत्म हुआ। अब देखते हैं प्रोविजंस क्या दिया गया। तो भाई जो डिमांड कर रहे हैं हल्ला तो मच चुका है। अब कांग्रेस, क्या नाम है इसका, ब्रिटिशर्स अब क्या कर रहे थे, पछता रहे थे यार, बेमतलब का एक पार्टी बना के दे दी है, दिमाग दे दिए। इसलिए तो वो जो गवर्नर जनरल वाइसरॉय था डफरिन, वो डफर ही तो है, नाम में ही डफर है, ठीक है। तो प्रोविजन आ, सबसे पहला प्रोविजन, द राइट्स ऑफ द आर्ग्यूमेंट ऑन द बजट सिस्टम इज प्रोवाइडेड बट क्रॉस क्वेश्चनिंग वाज प्रोहिबिटेड, ठीक है। द राइट्स ऑफ आर्ग्यूमेंट वाज प्रोवाइडेड, पहली डिमांड पूरी, तथास्तु। एंड बजट इज प्रोवाइडेड टू इंडियंस, ठीक है।
बजट पे क्वेश्चन करने का अधिकार दे दिया गया। बट आपने पूछा कि वो पैसा कहाँ से आया, सामने वाला जवाब देगा ठीक है बताता हूँ, चल यहाँ से आया। अब आप दूसरी बार क्वेश्चन नहीं कर सकते, आपको क्वेश्चन पूछने का सिर्फ एक ही बार अधिकार दिया गया, बट क्रॉस क्वेश्चनिंग वॉज प्रोहिबिटेड। आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। ठीक है, आप क्रॉस क्वेश्चन वहां पर नहीं पूछ सकते, ऐसा कहा गया, सिर्फ एक ही बार क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, और दूसरा डिमांड क्या था, प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन लॉ। तो ये भी दिया गया, द राइट्स ऑफ द अडॉप्टेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन वाज प्रोवाइडेड, इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। बोला गया कि ठीक है भाई आपको इलेक्शन दिया जाएगा, बट ये इलेक्शन इनडायरेक्ट था, इनडायरेक्ट इलेक्शन था। ये इलेक्शन कैसे होते थे देखो, मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि गवर्निंग काउंसिल में टोटल 15 मेंबर्स हैं, ठीक, ये 15 मेंबर्स, इनमें से वो बोलते थे कि मैं 5 लोगों को तो नॉमिनेट ही करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लीडर्स ने कहा ठीक है 10 तो हमारे होंगे, ठीक है 10 बोले, ठीक है 10 का क्या होगा, इलेक्शन होगा। सही 15 मेंबर वाला से रिपीट कीजिए ना। देखो सेकंड वाला जो पॉइंट था भाई, डिमांड देखो ना, डिमांड क्या थी सेकंड वाली, ऊपर में देखो डिमांड क्या थी, वो ये कहते थे कि वाइस रॉय की जो गवर्निंग काउंसिल है, जो कानून बनाती है, उसमें जो लोग बैठ रहे हैं ना नीचे में, उसमें इंडियंस को लाया जाए भाई, और उसमें जितने लोग बैठे हैं उनको उनका सिलेक्शन मेरिट पे, यानी कि आप इलेक्शन बेसिस पे कराओ, इलेक्शन कराओ उस बेसिस पे वहाँ पर आएंगे, नॉमिनेशन मत करो, आप अपने चमचे लोग को बस रखोगे। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है इलेक्शन सिस्टम हम देंगे, पर इलेक्शन सिस्टम इनडायरेक्ट होगा। अभी इनडायरेक्ट कैसे होता है वो मैं बता रहा हूँ, कि मान लो 15 मेंबर्स होने चाहिए कहाँ, गवर्निंग काउंसिल में, तो वो कहते थे इन 15 मेंबर्स में से 5 मेंबर्स लोगों को मैं नॉमिनेट ही करूँगा चाहे कुछ भी हो जाए। इंडियंस ने कहा कि ठीक है भाई 10 लोग तो हमारे हो जाएंगे, पर इसमें भी वो दिमाग लगाया, इसमें ब्रिटिशर्स ने कहा इसमें से जो 2 होंगे वो जनरल इंडियंस होंगे, यानी कि आम नागरिक होंगे, इसमें से 5 ब्रिटिशर्स होंगे जिनका इलेक्शन होगा, इलेक्शन से आएंगे वाले 5 अंग्रेज आएंगे, और 3 इंडियन बिजनेसमैन आएंगे बोले, जैसे जमींदार, साहूकार, ऐसे लोग आएंगे। ठीक, अब उनका दिमाग देखो, पहले तो 5 पहले से ले लिए, ये अपने आदमी लोग को नॉमिनेट करेंगे करके। अब बोला गया कि 5 ब्रिटिशर्स जा रहे हैं तो इंडिया के साथ तो बिल्कुल नहीं रहेंगे, 10 तो इन्हीं के आदमी हो गए। ये जो 3 थे, इन 3 लोगों को कोशिश करते थे कि ये वही लोग आए जो ब्रिटिशर्स की बात सुन रहे हैं। तो कुल मिलाकर 15 में से 13 लोग किसके हो गए, ब्रिटिशर्स के हो गए, और 2 लोग जो बचते थे वो आते थे हमारे तरफ से। तो 15 लोगों में 2 लोगों की क्या बात सुन, क्या उखाड़ लेंगे, ये होता था इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है, इंडियंस एंड द बिजनेसमैन वाज नेग्लेक्टेड, हेंस दिस इज द इनडायरेक्ट इलेक्शन। कोई मतलब नहीं होता था, अगर कोई बिल पास भी होना था तो 15 में से भाई अगर 10 लोग भी ओके कर दें, ये 5 और ये 5 ओके कर दें, तो बिल तो पास होना ही होना है। इसका मतलब ये बिजनेसमैन का और ये 2 जनरल इंडियंस का रहने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि बिल तो ऐसे ही पास हो जा रहा है, उनकी राय तो सुनी ही नहीं जा रही है। आया समझ में? सर ठीक है, तो ये था आपका क्या, द एक्ट ऑफ 1892। अब आपसे क्वेश्चन पूछता है कि द इलेक्शन सिस्टम वाज फर्स्टली इंट्रोड्यूस इन विच एक्ट, कौन से एक्ट में भारत में इलेक्शन सिस्टम। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ठीक है, कौन से एक्ट से इलेक्शन सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ है इंडिया में, अगर आपसे ये पूछता है
तो 1892 के एक्ट से, भले वो इनडायरेक्ट वे था पर आंसर तो वही है।